गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से कालसी स्टडी पॉइंट में। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू और इसके बाद हम पॉलिटी की भी एक सीरीज देख रहे हैं। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये नोट्स कंप्लीट हो जाएं ताकि बार बार इसका रिवीजन किया जा सके और चीजें एट द एंड हमें याद रहे। आइए देखते हैं, पहले पीवाईक्यूज देख लेते हैं। देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख। नंद राजा महापद्मानंद कलिंग विजय से जिनसेन की प्रतिमा उठा के लेके चले गए थे। साथ ही उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण भी करवाया। ये लिखा हुआ है हाथी गुम्फा अभिलेख में। कहा गया है कि महापद्मानंद जी कलिंग विजय पर आए थे। उन्होंने वहां से जिनसेन की प्रतिमा को भी अपने साथ ले गए और साथ में कलिंग में नहर का भी कुछ निर्माण कार्य करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध के चचेरे भाई या अग्रज बोलते हैं, बड़े भाई। बुद्ध के चचेरे अग्रज देवदत्त, ये बुद्ध के रहते हुए ही संघ का प्रमुख बनना चाहते थे। इसके अलावा आनंद और उपाली बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। और जो श्रीलंका है, सिंहली धर्म ग्रंथों में दीपवंश और महावंश प्रमुख है। ये बौद्ध धर्म ग्रंथ है, याद रखिएगा। दीपवंश और महावंश दोनों बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और दोनों का संबंध श्रीलंका से है, ध्यान रखिएगा। उपनिषद काल में एक राजा आते हैं अश्वपति। ये जो है कैकेयी के शासक थे। राजा अश्वपति कैकेयी के शासक। नेक्स्ट देखते हैं, नचिकेता और यम का संवाद आपको कठोपनिषद में देखने के लिए मिलता है। नचिकेता और यम का संवाद। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया और उस किताब का नाम था अनवारे सुहेली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनवारे सुहेली। अबुल फजल पंचतंत्र का फारसी अनुवाद कर रहे हैं। मौलाना अबुल कादर बदायनी, इन्होंने महाभारत का फारसी अनुवाद किया और नाम था रज्मनामा। अब्दुल कादर बदायनी, रज्मनामा जो कि महाभारत का फारसी अनुवाद है। अनवारे सुहेली जो कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, अबुल फजल कर रहे हैं। क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक ने गाजी मलिक की उपाधि धारण करी थी। गाजी मलिक कहा जाता है गियासुद्दीन तुगलक को। बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह द्वितीय, यहां पर लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा। बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह सेकंड, इन्होंने 1659 में शिवाजी को मारने के लिए अफजल खान को भेजा था, ध्यान रखिएगा। अशोक तीर्थ यात्रा, अशोक ने दरअसल 10वें वर्ष वह बोध गया की यात्रा पर गया, 20वें पर गया और लुम्बिनी की यात्रा पर जब वहां गया 20वें वर्ष, उसने वहां का कर जो है घटाकर 1/8 कर दिया, कम कर दिया वहां का कर। उनका क्रम क्या था? सबसे पहले वो गया, फिर कुशीनगर गए, फिर लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर सारनाथ, फिर श्रावस्ती। क्रम ध्यान रखिएगा। गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और देन श्रावस्ती। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा वर्णित नदी सिंधु। नदीतमा, नदियों में श्रेष्ठ कही गई है सरस्वती। गंगा का एक बार उल्लेख किया गया है। देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य जी के बाद जो नेक्स्ट स्थान आता है जिनका, वो आते हैं रामानुज जी। रामानुज जी का जन्म 1017 में दक्षिण भारत में हुआ था और लगभग 120 साल तक ये जीवित रहे और यामुचार्य के शिष्य थे। बेसिकली यामुचार्य के शिष्य थे। शुरुआती आप कह सकते हैं गुरु रामानुज जी के यामुचार्य जी थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट द्वैतावाद के जनक हैं रामानुजाचार्य जी। विशिष्ट द्वैतावाद। अद्वैतवाद के जनक है शंकराचार्य जी, ये ध्यान रखिएगा। अद्वैतवाद प्रवर्तक, देखिए ये लास्ट जिक्र आया था तो मैंने कहा था यहां पर इनका जो है आपको मिल जाएगा। शंकराचार्य जी का जन्म केरल के कलाड़ी में हुआ है 788 एडी में। इनके पिताजी का नाम शिवगुरु नंबूद्री और माताजी का नाम आरंबा जी। पहले गुरु इनके गोविंद योगी जी, जिन्होंने इन्हें परमहंस की उपाधि दी बेसिकली।
और शंकराचार्य जी के जो जीवनीकार हैं, जिन्होंने इन पर जीवनी लिखी है, इनकी जीवनी लिखी है, वो है आनंद गिरी जी। ये सारे फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आई होप आप इनको नोट कर रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं गुजरात में जो चालुक्य हैं, वहां के शासक जय सिंह सिद्धराज, इन्होंने खंबात में जो टूटी हुई मस्जिद थी उसका पुनर्निर्माण करवाया था। एक फैक्ट है, आप याद रखिएगा, जय सिंह सिद्धराज गुजरात के चालुक्य। नेक्स्ट देखते हैं, चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर है भारत में, और वह भी मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर एकमात्र मंदिर है। भारत की विशालतम नंदी मूर्ति ये बृहदेश्वर मंदिर में है, तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर। बल्लाल सेन, देखिए बल्लाल सेन के उत्तराधिकारी, सेन वंशी बल्लाल सेन के बाद लक्ष्मण सेन ने सेन संवत चलाया था, याद रखिएगा, सेन संवत लक्ष्मण सेन ने चलाया था। और बल्लाल सेन ने एक ग्रंथ स्टार्ट किया था अद्भुत सागर के नाम से, अद्भुत सागर। बल्लाल सेन ने उसको शुरुआत किया, उसको लिखना, उस पर काम करना शुरुआत किया, और उसको पूरा करवाने का काम जो है लक्ष्मण सेन ने किया, रचना को पूरा करवाया, ध्यान रखिएगा ये बात। फिर लक्ष्मण सेन आप जानते हैं काफी प्रसिद्ध है, एक तो ये नया संवत चला रहे हैं, साथ ही साथ जयदेव इनके दरबार में थे, जिन्होंने गीत गोविंद दरबार में थे, जिन्होंने पवन दूत लिखी है, और हलायुंद इनके दरबार में थे, जिन्होंने ब्राह्मण सर्वस्व लिखी है। इंपॉर्टेंट है, जयदेव की गीत गोविंद, धोई की पवन दूत, और हलायुंद की ब्राह्मण सर्वस्व। धर्मपाल, विक्रमशिला और सोमपुरी, ये विहारों का निर्माण करवा रहे हैं। कौन? धर्मपाल, विक्रमशिला और सोमपुरी विहारों की स्थापना करवा रहे हैं। एक जैन ग्रंथ आता है परिशिष्ट परवन, ये परिशिष्ट, उसके बाद गार्गी संहिता और वायु पुराण। इसमें हर्यक वंशी जो उदयन राजा था, उदयन किया गया है बेसिकली, और ये बताया गया है कि ये बहुत अच्छी वीणा बजाते हैं। किसकी बात की जा रही है? ये मगध के पहले वंशी हर्यक वंश के उदयन की बात की जा रही है, यानी ये अजातशत्रु के पुत्र। इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, वीणा में बहुत प्रवीण दिखाया गया है, वीणा वादक दिखाया गया है। कहां कहां? जैन ग्रंथ परिशिष्ट में, गार्गी संहिता में और वायु पुराण में। इसके अलावा समुद्रगुप्त के सिक्कों पे तो हम जानते ही हैं, वीणा वादन समुद्रगुप्त के सिक्कों पर देखने को मिलता है, जिसमें वो वीणा बजाते हुए हैं। जतिन दास, मॉडर्न इंडिया, लाहौर षड्यंत्र के आरोपी थे, और 63 दिन की जो भूख हड़ताल थी उसके बाद ये शहीद हो गए थे। ध्यान रखिएगा, जतिन दास लाहौर षड्यंत्र के आरोपी, 63 दिन भूख हड़ताल और उसके बाद शहीद हो गए। गांधी जी के साथ चंपारण में राजेंद्र प्रसाद जी गए थे, और अनुग्रह नारायण सिंह गए थे। ए नारायण सिंह जी और राजेंद्र प्रसाद जी गांधी जी के साथ चंपारण गए थे। देखिए ये सेशन लिखे हुए हैं 1890 कल, फिरोज शाह मेहता उसकी अध्यक्षता। 1995 पूना सेशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। 1901 कैलकाटा सेशन, दिनसाओ ई वाचा, ये दिनेश नहीं होगा, दिनसाओ ई वाचा से आप याद रखिएगा। 1901 कैलकाटा सेशन, और 1902 अहमदाबाद, अगेन सुरेंद्र नाथ बनर्जी के सेशन याद रखिएगा, पीवाईक्यू का हिस्सा है, अब देख लीजिए। आइए 1933 में नलिनी सेनगुप्ता कांग्रेस की अध्यक्षा रही हैं 1933 में, और ये सेशन भी मेरे ख्याल से कैलकाटा में ही हो रहा है, आप बताइएगा। 1933 नलिनी सेनगुप्ता। देखिए पागलपंथी विद्रोह, फौराजी विद्रोह और गडकरी विद्रोह, ये बार बार क्वेश्चन आते हैं इनसे, मॉडर्न इंडिया का पार्ट है। पागलपंथी विद्रोह ये कोलियो के द्वारा हो गया था नॉर्थ बंगाल में, लोकेशन याद रखिए, और कौन लीडर था? करम शाह।
बाद में इनके पुत्र भी शामिल हो गए थे टीपू। पर करमशाह काफी आता है। पागलपंती विद्रोह कोलियों द्वारा, उत्तर बंगाल करमशाह। फराजी विद्रोह, ये बंगाल के फरीदपुर में शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में, जिसमें बाद में शामिल हुए, या कह सकते हैं कि दादू मियां का काफी इंपॉर्टेंट रोल था इसमें। शरीयतुल्लाह पुत्र दादू मियां के नेतृत्व में फराजी विद्रोह फरीदपुर में, बंगाल। और गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गडकरी जाति द्वारा 1844 में। ये ध्यान रखिएगा। देखिए आर्टिकल 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की मान्य हाईकोर्ट की शक्ति को परिभाषित करता है। मान्य हाईकोर्ट सभी अन्य अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उनके उनको जो है उनकी जांच कर सकते हैं, उनके कार्यों को देखरेख कर सकते हैं। यह आर्टिकल 227 में जिक्र है। आर्टिकल 245 संसद और विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों के विस्तार का वर्णन इसमें किया गया है। आर्टिकल 3 देखिए, किसी भी राज्य की सीमा नाम में उसकी सहमति के बिना संसद परिवर्तन कर सकेगी। आर्टिकल 3 में लिखा गया है कि किसी राज्य की सीमा या उसका नाम आपको बदलना है तो संसद बिना उस राज्य की सहमति के ऐसा कार्य कर सकेगी। आर्टिकल 3। आईडीबीआई बैंक 1964 में स्टैब्लिश हुआ और आईसीआईसीआई बैंक 1955 में। आईडीबीआई 1964, आईसीआईसीआई 1955। भारत आर्थिक सुधार कार्यक्रम 1991। देखिए आप बस इतना ध्यान रखिएगा, नरसिम्हन समिति माफ कीजिए 1991 की, इन्होंने एसएलआर और सीआरआर को कम करने की बेसिकली सिफारिश करी थी कि आप इसको कम कर दो। एसएलआर आप जानते हैं स्टैंडिंग लिक्विडिटी रेशियो, और सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, इन दोनों को कम करने की सिफारिश नरसिम्हन समिति ने करी थी, जो कि बेसिकली मुद्दा था भारत आर्थिक सुधार कार्यक्रम। अमर्त्य सेन जी को 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया इकोनॉमी का। अमर्त्य सेन जी 1998 इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं खनिज और धातु निगम 1963। खनिज और धातु निगम 1963। आयात निर्यात बैंक 1982 स्थापना, एग्जिम बैंक 1982। राज्य व्यापार निगम 1956 और भारतीय खाद्य निगम 1965, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट। ये हमारे कुछ पीएमआईक्यू हैं। इसके अलावा कुछ ये रह जाएंगे, जैसे गोल कृमि या निमेटोड से जो रोग होता है, फाइलेरिया जो रोग होता है वो गोल कृमि या निमेटोड से होता है बेसिकली, और जो कुष्ठ रोग है वो माइक्रोबियम लेप्री के कारण होता है। मैप बोले तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यूनेस्को का प्रोग्राम है 1971। मैन एंड बायोस्फीयर, मैन एंड बायोस्फीयर यूनेस्को का प्रोग्राम है 1971। नेक्स्ट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में, कैपिटल लखनऊ में है। मैनोमीटर प्रेशर को मापता है। जेनिको एक टेक्नोलॉजी है, जेनिको टेक्नोलॉजी, ये आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना बता देती है आपको। जेनेटिकल डिजीज को बेसिकली प्रायर इंफॉर्मेशन आपको दे देगी। 2,4-D सब जानते हैं, खरपतवार नाशी है। टर्मिनेटर तकनीक, देखिए टर्मिनेट करता है, बीजों के प्रजनन को बंद कर देता है, टर्मिनेट कर देता है, टर्मिनेटर तकनीक। वर्ल्ड टीबी डे, वर्ल्ड विश्व तपेदिक मार्च को, और कुष्ठ रोग निवारण दिवस 30 जनवरी को। विश्व तपेदिक दिवस 26 मार्च, कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी। इसे छोड़ दीजिए आप, अपोलो 8। तो ये पीवाईक्यू है। इसी के साथ हम इसी वीडियो में, चूंकि समय कम है, तो पॉलिटी की भी अब आगे अपनी की क्लास जारी रखते हैं, जो नोट्स हमारे थे, ताकि जो है जल्दी से जल्दी चीजें कवर हो पाए। देखते हैं पॉलिटी। आइए देखिए, दो चीजें हैं, भारत की संचित निधि और भारत की आकस्मिकता निधि। सबसे पहले तो आर्टिकल है, भारत की संचित निधि
266 आर्टिकल 266 में इसका जिक्र है, और भारत की आकस्मिकता निधि आर्टिकल 267 में इसका जिक्र है। संचित निधि से बात करें तो संचित निधि से बजट प्रक्रिया पूर्ण होने तक पारित किया जाता है, सामान्यतः चुनावी वर्ष व लोकसभा विघटन के समय। कहने का मतलब है एक व्यय आता है लेखानुदान। लेखानुदान का सीधा सीधा मतलब है, लिखा हुआ है बजट पास होने तक, बजट लाया गया, वो पूरी प्रोसेस चलेगी, तब तक जो खर्चा है चलाना है, सरकार चलानी है, देश में जो गतिविधियां होनी है, उसके लिए एक पैसा दिया जाता है। इस अनुदान को कहा जाता है लेखानुदान। जबकि एक अनुदान होता है अनुपूरक अनुदान। यह अनुदान ऐसा होता है कि जब आपने बजट के लिए कोई रकम मांगी, फॉर एग्जाम्पल आपने रकम के लिए 100 रुपए मांगा और आपने अनुमान लगाया था कि पूरे साल हमारे 100 रुपए खर्च हो जाएंगे, 100 रुपए में हमारा काम हो जाएगा, लेकिन आपका जो खर्चा है, आपको जरूरत जो पड़ रही है वो आपको 1.5, तो इस 50 रुपए की डिमांड कर सकते हैं। तो जिस बिल से आप या जिस प्रकार से आप वह अनुदान मांग पाएंगे उसको कहते हैं अनुपूरक अनुदान। बजट में व्यय का अनुमान सही ना पड़ने पर अपर्याप्त धन की मांग के लिए यह किया जाता है। और अंतरिम बजट या इंटरिम बजट तो आप समझते ही हैं, जब नई सरकार के गठित होने तक बेसिकली ये चुनावी वर्ष में किया जाता है, और इसमें व्यय और प्राप्तियों का उल्लेख होता है। अंतरिम बजट, जब नई सरकार आएगी वह नया बजट ले आएगी, जैसे इस साल हुआ है 2024 में। इसके अलावा आप थोड़ा सा ये देख लें, आकस्मिकता निधि। देखिए ये माननीय राष्ट्रपति महोदय के अधीन होती है, पहले तो ये ध्यान रखें, और ये निधि गठित की गई है भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 के तहत। ये भी ध्यान रखिएगा, भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संविधान संशोधन भाग 20 XX भाग 20। देखिए संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है, आपने पढ़ा होगा। नहीं देखेंगे कि कैसे होता है, किस प्रकार से, पर ये देख सकते हैं कि तीनों ऑप्शंस में कौन कौन से संशोधन आप कर सकते हैं। जैसे साधारण बहुमत, जिसको संशोधन की परिधि से बाहर रखा गया है, यह भी आपने पढ़ा होगा। इस साधारण बहुमत को संशोधन की परिधि से बाहर रखा जाता है। सिर्फ और सिर्फ विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति, इसको ही संशोधन का दर्जा दिया जाता है सही मायनों में। पर देख लेते हैं साधारण बहुमत से जो पास हो सकते हैं जो विषय, उनका जिक्र आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे हैं, बट आप एक दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ध्यान तो आ ही जाएंगे एक्चुअली। जैसे नए राज्यों का गठन आप साधारण बहुमत से कर सकेंगे, नए राज्य निर्माण, सीमा परिवर्तन, उनका नाम परिवर्तन, नए विधान परिषद का निर्माण करना या उसकी समाप्ति कर देना, ये सब कुछ साधारण बहुमत से होगा। दूसरी अनुसूची में परिवर्तन करना, दूसरी अनुसूची में, संसद में गणपूर्ति, संसद सदस्यों का वेतन भत्ता, संसद में प्रक्रिया नियम, सब कुछ साधारण बहुमत से, संसद समितियों का विशेषाधिकार, संसद में अंग्रेजी का प्रयोग, संसद में माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में अवर न्यायाधीशों की संख्या, सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र को बढ़ाना। देखिए इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये आ चुका है पहले। सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र को बढ़ाना एक साधारण बहुमत से किया जा सकता है। राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति या उसकी समाप्ति, संसद व राज्य विधानमंडल का निर्वाचन, निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण करना, परिसीमन, यूटीज के संबंध में, 5वीं अनुसूची के संबंध में, 6वीं अनुसूची के संबंध। यह ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ साधारण बहुमत से हो सकेंगे। ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार पॉज करके। देख सकते हैं विशेष बहुमत। देखिए विशेष बहुमत तो मौलिक अधिकार है, डीपीएसपी है, और वो सभी उपबंध जो ना पहले में है और ना थर्ड में, वो सब विशेष बहुमत से। अब ये इंपॉर्टेंट है, विशेष बहुमत व राज्यों की स्वीकृति।
देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया में अगर जो आपको परिवर्तन करना है, तो आपको संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति भी लेनी पड़ेगी, विधानसभाओं से या विधान परिषद से। केंद्र व राज्य कार्यकारिणी का विस्तार, उच्चतम व उच्च न्यायालय के संबंध में कोई प्रावधान करना है, केंद्र राज्य के मध्य विधायी शक्ति के विभाजन से संबंधित कोई प्रावधान है, 7th शेड्यूल 7वीं अनुसूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, इस संबंध में अगर जो आपको कुछ चेंज करना है, या संविधान संशोधन की संसद की शक्ति, अगर जो खुद ये जो क्लॉज है संविधान संशोधन, इसमें भी कुछ खुद में ही कुछ चेंज करना है, उसके लिए भी आपको विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति चाहिए। आई होप ये आपको क्लियर, काफी इंपॉर्टेंट लिस्ट है, आप पीवाईक्यू खुद देखिएगा या टेस्ट सीरीज भी जो आप सॉल्व कर रहे हैं, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन वहां मिलेंगे, तो वो यहीं से आ रहे हैं। और ये जो लिस्ट है ये एम लक्ष्मीकांत की है, ये हैंड रिटन नोट्स है, तो आप ऑथेंटिसिटी इसकी देख सकते हैं, आप इसको मिला भी सकते हैं आपके पास अगर जो एम लक्ष्मीकांत है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब आ गया भाग राज्यों की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका हमारा हो गया, अब है राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका भाग 5 में है, तो राज्य की कार्यपालिका भाग 6 में। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होंगे, ये हमने देख लिया है, आर्टिकल 153। ये गलत मत करिएगा ऐसे सवाल। 2 या 2 से अधिक राज्यों के एक राज्यपाल होंगे। यह प्रावधान 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, ये राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम जो था, उसके तहत यह प्रावधान है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होंगे। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा होंगी, ठीक है, 156 क्लॉज 1। राज्यपाल जी पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को दे सकेंगे, 156(2). पद ग्रहण करने से या उससे पूर्व और उसके बाद उन पर सिविल कार्रवाई अगर जो कोई होती है राज्यपाल जी पर, तो उसके लिए उनको 2 महीने पहले सूचना देनी पड़ेगी। पहले 2 मास पूर्व सूचना देनी पड़ेगी राज्यपाल जी पर अगर जो किसी भी प्रकार की सिविल कार्रवाई होती है। राज्यपाल जी राज्य लोक सेवकों की नियुक्ति करते हैं। आप जानते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उनमें जितने भी लोक सेवक हैं सबकी नियुक्ति राज्यपाल जी करते हैं, लेकिन उनको हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति जी के पास होता है, और यह प्रावधान है आर्टिकल 317 में। नेक्स्ट, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल जी करते हैं। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल जी, माफ कीजिएगा, राज्यपाल जी नहीं, राष्ट्रपति जी राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन इसके लिए जो मुख्य न्यायाधीश है उनका परामर्श और राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल जी का परामर्श, ये सब लिया जाता है, और तब राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। माननीय राष्ट्रपति जी करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा फंबल हो गया है। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी ही करते हैं, लेकिन उसमें परामर्श सीजेआई जी का भी होता है और उस राज्य के राज्यपाल का भी उसमें परामर्श होता है, और यह प्रावधान आर्टिकल 217 में, 217 में। राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 को मनोनीत कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति जी राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। ऐसे ही चूंकि राज्यसभा उच्च सदन है, ऐसे ही राज्यों में जो विधान परिषद होती है वो भी उच्च सदन कहलाता है। दोनों की कार्यशैली लगभग सेम है। राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 को मनोनीत कर सकते हैं। आधार है कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, सहकारी आंदोलन। यह प्रावधान है आर्टिकल 171 में, 171 में 1/6 व्यक्तियों की मनोनयन। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल विधानमंडल के एक अभिन्न अंग होते हैं। क्लियर बात होगी आपको, ये तो जैसे राष्ट्रपति जी हैं, संसद के अभिन्न अंग हैं। राज्यपाल विधानमंडल के अभिन्न अंग है आर्टिकल 164, इसे हटा दीजिए। अध्यादेश जारी कर सकते हैं, देखिए राज्यपाल जी भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और अधिकतम वह 6 माह और 6 सप्ताह तक ही वैलिड होगा। देखिए 6 माह बाद नेक्स्ट सेशन आता है, और जब सेशन लग रहा है, जिस दिन से बैठक जारी है, उसके 6 हफ्ते के भीतर वह अध्यादेश जो आप लाए थे उसको पास करवाना जरूरी है। अगर जो आप नहीं करवा पाए उसको पास, तो वो खत्म हो जाता है।
तो इसीलिए कहा जाता है कि अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि रहती है वो 6 माह प्लस 6 हफ्ता रहता है, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 213 में जिक्र है। आर्टिकल्स तो आपको ध्यान रखना ही है ना। खैर, राष्ट्रपति को आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति जी का अधिकार। कहने का मतलब है राज्यपाल जी, जो हमने देखा भी था कि वह विधेयक को अगर जो राष्ट्रपति जी के लिए आरक्षित रख देते हैं तो उस पर राष्ट्रपति जी क्या क्या कर सकते हैं हमने देखा था, और वहीं पर ही आर्टिकल था, आर्टिकल 201। राज्यपाल किसी दंड को क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, देखिए वहां पर भी 72 में हमने राष्ट्रपति जी की क्षमादान शक्ति देखी थी। ऐसे राज्यपाल जी की भी राज्य में क्षमादान शक्ति होती है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। राष्ट्रपति जी के पास मृत्युदंड को भी क्षमा करने की शक्ति थी, राज्यपाल जी के पास ऐसा नहीं है। प्लस सेना के न्यायालय के संबंध में कोई जो सजा दी गई है सेना न्यायालय ने, उसमें भी राज्यपाल जी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। अब बात करते हैं विधान परिषद की। देखिए विधान परिषद की जो स्थापना है, जो समाप्ति है, वो 169, ये आर्टिकल ध्यान रखिएगा 169, विधान परिषद का जिक्र है 169 में। कहा गया है स्थापना और समाप्ति कैसे हो सकेगी कि विधानसभा, राज्य की जो विधानसभा है वो पूर्ण बहुमत से या उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित कर दे तो वह विधान परिषद का लोप कर सकती है। अगर जो पहले से मौजूद है तो हटा सकती है, और पहले से मौजूद नहीं है तो गठन कर सकती है। तरीका एक ही है, विधानसभा अपने सदस्यों के पूर्ण बहुमत से या उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दे। अब 6 जगह विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अब देखिए कुछ शर्त है। शर्त यह है कि विधान परिषद की जो संख्या है वो विधानसभा से 1/3 से अधिक नहीं होगी और 40 से कम नहीं होगी। यानी विधानसभा की जितनी भी संख्या है उसका अगर जो 1/3 निकाले, उससे ज्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए विधान परिषद में, और कम कितने नहीं होने चाहिए, 40 से कम नहीं होने चाहिए। ध्यान रखिएगा पॉइंट्स। ये देखिए 40 से कम नहीं हो पाएंगे। सेम जैसे राज्यसभा का कार्यकाल है, ऐसे ही विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्षीय होता है और प्रत्येक दूसरे साल इसके 1/3 सदस्य अवकाश ले लेते हैं। अब इसमें आप देखिएगा 1/3 सदस्य स्थानीय निर्वाचक मंडल से नामित होते हैं, 1/3 सदस्य विधानसभा से नामित आते हैं, चुनकर आते हैं। 1/12 सदस्य 3 वर्ष से स्नातक कर रहे छात्रों द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य ही 3 वर्ष से अधिक राज्य में माध्यमिक शिक्षा से ऊपर के अध्यापकों से चुने जाते हैं, और 1/6 सदस्य तो राज्यपाल नामित करते ही हैं। इस प्रकार संरचना होती है विधान परिषद की, जिनमें से 1/3 स्थानीय निर्वाचक मंडल द्वारा, 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा, 1/12 सदस्य 3 वर्ष से राज्य में स्नातक कर रहे छात्रों द्वारा, और 1/12 सदस्य 3 वर्ष से राज्य में माध्यमिक शिक्षा से ऊपर के अध्यापक द्वारा, और 1/6 राज्यपाल नामित करेंगे। ये ध्यान रखिएगा एक क्रम। बात करते हैं विधानसभा, लोअर हाउस। विधानसभा, देखिए विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य होंगे, कम से कम, और अधिक से अधिक 500 होंगे। अब अधिक से अधिक कम से कम 60 होंगे, लेकिन 3 विधानसभाएं ऐसी हैं जिसमें ये अपवाद है। बेसिकली 60 से कम सदस्य हैं। जैसे यहां पर अगर जो आप देखेंगे लास्ट में, ये भी ऑथेंटिक है, इसको भी देख सकते हैं आप। देखिए मिजोरम में 40 देखने को मिलेंगी आपको, गोवा में 40 देखने के लिए मिलेंगी, और सिक्किम में 32। ये 3 अपवाद है, ध्यान रखिएगा। 60 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए विधानसभाओं में, अधिकतम 500। ये ये अपवाद दिखा हुआ है, गोवा, मिजोरम और सिक्किम। बाकी ये SC ST रिजर्वेशन के आर्टिकल्स हमने पहले भी देख लिए हैं। 330 में लोकसभा में SC ST रिजर्वेशन है, और 332 में विधानसभा में SC ST रिजर्वेशन है, और ये विधानसभा सीट्स की संख्या है। और विधान परिषद, विधानसभा 403 है उत्तर प्रदेश में, विधान परिषद 100 है, और बाकी ये 3 तो आप याद रखिएगा लास्ट में।
ये देख लीजिएगा थोड़ा सा, पद, शपथ और त्याग पत्र। जैसे राष्ट्रपति जी के पद में, राष्ट्रपति जी को जो शपथ दिलाते हैं वो मुख्य न्यायाधीश जी दिलाते हैं, और त्याग पत्र वो उपराष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी, और राष्ट्रपति जी को ही वो त्याग पत्र देते हैं। राज्यपाल जी को शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय, उच्च राज्य में जो उच्च राज्य में जो उच्च न्यायालय है उसके चीफ जस्टिस, और वो त्याग पत्र सौंपते हैं राज्यपाल जी राष्ट्रपति जी को। सीजीआई जी को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी, और सीजीआई जी अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति जी को ही सौंपते हैं। प्रधानमंत्री जी को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी, और प्रधानमंत्री जी अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। लोकसभा अध्यक्ष बेसिकली शपथ नहीं लेते हैं लोकसभा पद के लिए, वो सदस्य होने के नाते शपथ लेते हैं, और त्याग पत्र वो अपना उपाध्यक्ष को सौंपते हैं, ध्यान रखिएगा। अब मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया, इसमें कुछ खास नहीं है, आप देख लीजिएगा। आ जाइए, बात करते हैं न्यायपालिका। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का गठन आर्टिकल 124 में, मूलतः 8 न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय में। 1956 में 11 किए गए, 60 में 14 किए गए, 1960 में, 1978 में 18, 1986 में 26, 9 में 31, 2019 में 33+1। न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 124(2). देखिए, योग्यता इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश होने चाहिए और 10 वर्षों तक अधिवक्ता का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए। 5 वर्षों तक किसी न किसी उच्च न्यायालय में वो न्यायाधीश हो, और 10 वर्षों तक वो अधिवक्ता हो, वकील हो। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का जिक्र आर्टिकल 125 में किया गया है। पद में मुक्ति, देखिए पद से विमुक्त कैसे किया जा सकता है, जब दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दे पद में मुक्ति का, तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन उस प्रस्ताव को लाने से पहले आपको 100 सदस्य लोकसभा से और 50 सदस्य राज्यसभा से आपको उस पर साइन करवाने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक समय तक जो सीजीआई रहे हैं वो माफ कीजिएगा, चंद्रचूड़ जी रहे हैं, और 1978 से 1985 तक ये सीजीआई रहे। और सबसे कम समय तक रहे हैं कमल नारायण सिंह जी, मात्र 17 दिनों तक। कमल नारायण सिंह जी 1991। देखिए, हैदराबाद में और श्रीनगर में न्यायालय की बैठक बुलाई जा चुकी है।